start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum student. I'm your physics teacher Faisal Shahzad. Welcome to e-learning और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। बेटा वेक्टर और इक्विलिब्रियम के बारे में आप जो है वो पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैट्रिक लेवल पर। वेक्टर्स जो है उस चीज़ को कहा जाता है जिसके अंदर आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, अब इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 20 न्यूटन। फॉर एग्जांपल दिस इज 30 न्यूटन। 30 न्यूटन में 30 इज़ द नंबर एंड न्यूटन इज़ द यूनिट। और अगर हम कलेक्टिवली इनका नाम लें नंबर प्लस यूनिट, दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और अगर हम उर्दू में कहें इसको तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार। इट मीन्स कि आपको वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड्स भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। और इक्विलिब्रियम के बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखना है अभी। तो इक्विलिब्रियम आप इसी चैप्टर में लास्ट में कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। अब इक्विलिब्रियम में एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँ, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है इट मीन्स कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर स्टूडेंट वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इट मीन स्टार्ट में वेलोसिटी अगर 10 है, कुछ टाइम गुजरने के बाद भी 10 है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स के वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो है। और अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी जीरो होगा तो वो इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये अभी जो है वो रेस्ट में है, इट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई बॉडी जैसे पैराशूट होता है वो ऊपर से डाउनवर्ड जो है वो टर्मिनल या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उसका जो स्टेट है वो भी इक्विलिब्रियम होता है। आते हैं हम टॉपिक की तरफ, जैसे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस है शॉर्ट क्वेश्चन। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसकी इंपॉर्टेंस साथ साथ जो है वो पॉइंट आउट में करता जाऊंगा। अब आपके लाहौर बोर्ड में, गुजरांवाला बोर्ड में, जितने भी पंजाब बोर्ड हैं उनमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर। अब स्केलर्स क्वांटिटीज वो होती हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मतलब कि आपने मुकम्मल वजाहत करने के लिए आपको जस्ट मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर एंड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल लिखा हो 30 न्यूटन, तो 30 इज द नंबर, n इज द यूनिट। अब आपके पास एग्जाम्पल्स में आते हैं, इन्फिनिट एग्जाम्पल्स हैं स्केलर्स की, लेंथ, मास, टाइम एंड वर्क। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, आप फर्दन फवर्दन आगे जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तीसरा डिफरेंस बेटा इसमें नोट की हेडिंग देकर मैंने बनाया है, स्केलर्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। What does it mean? Simple arithmetic rules हैं just like 2 + 2 is equal 4 और so on। इसी तरह के रूल्स हैं, आप स्केलर्स को जमा करें या माइनस करें उनके लिए आप सिंपल रूल इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं वेक्टर्स की तरफ। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब स्केलर्स और वेक्टर्स दोनों जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर की मैं लेंथ मेजर कर सकता हूं बाय यूजिंग स्केल या बाय यूजिंग मीटर रूल। तो स्टूडेंट आपके पास जो वेक्टर्स हैं और जो स्केलर्स हैं ये भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे बेस और डराइव होती हैं जो हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं। इसी तरह आपके पास ये भी इनकी टाइप्स हैं। इसके अलावा वेक्टर्स के अलावा एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम फेजर्स कहते हैं। फेजर्स होती हैं, टेंसर्स होती हैं। ये 4 क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी हम टाइप्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड।
दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड, जिनको चाहिए बोथ दोनों, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड था नंबर एंड यूनिट, एंड डायरेक्शन, जिसमें हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज में तीन चीजें होती हैं, नंबर, यूनिट एंड डायरेक्शन, और स्केलर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, नंबर एंड यूनिट। और इनको प्लस माइनस करने के लिए हम जो है वो सिंपल रूल इस्तेमाल करते हैं स्केलर्स क्वांटिटीज को। इनकी एग्जांपल्स में आए तो बेटा आपके पास है फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम एंड इंपल्स। इंपल्स आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, ये एक नई क्वांटिटी है आपके लिए, आपने फर्स्ट ईयर में इसका नाम सुना है। इंपल्स होती है इंस्टेंटेनियसली चेंज इन मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बाइक पे जा रहा है और बाइक से अचानक से गिर गया है और एकदम उसकी बॉडी के ऊपर थोड़े से टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, उसको हम इंपल्स कहेंगे। थोड़े टाइम के लिए ज्यादा फोर्स लगना और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस इंपल्स आप पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। लार्ज फोर्स होती है और टाइम शॉर्ट इंटरवल होता है। स्मॉल टाइम के लिए ज्यादा फोर्स एक्ट करे तो उस क्वांटिटी को हम इंपल्स कहते हैं। अब देखें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने जब भी कोई फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर एग्जांपल F इज इक्वल एम ए और P इज इक्वल एम वी। अब देखें, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो आपने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं। F इज इक्वल टू एम ए में A इज द एक्सेलरेशन, M इज द मास और F इज द फोर्स। अब मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी फॉर्मूले में अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है तो वो जिसके इक्वल होगा वो भी वेक्टर होता है। और यहां पर देखें, v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो p जो है मोमेंटम, ये भी वेक्टर होगा। अब यहां पर देखें, इंपल्स इक्वल है f टाइम्स t, t इज द टाइम, f को मल्टीप्लाई करें टाइम के साथ तो हमारे पास इंपल्स आती है। तो f इज द फोर्स, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस इंपल्स इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा जैसे हमने देखा है कि स्केलर्स को ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपल अरिथमेटिक रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह हम इनको ऐड करने के लिए रूल इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम होता है हेड टू टेल रूल, टिप टू टेल रूल भी कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये रूल्स जो हैं यूज होते हैं वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये रूल्स जो हैं वो ग्राफिकल मेथड हैं जिनमें हम वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के बेटा हमारे पास दो मेथड हैं। एक है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने पेपर में लिखना है या अपनी कॉपी पे लिखना है तो आप वेक्टर को स्केलर से कैसे डिफरेंट करके लिखेंगे, दैट इज सिंबॉलिकली, सिंबल से आपने। और ग्राफिकली मेथड को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर डायग्राम, आल्सो कॉल्ड वेक्टर डायग्राम। जी, ये लास्ट पे मैं आपको वेक्टर डायग्राम बनाना भी सिखाता हूं, कैसे जो है वो हम बनाएंगे। सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर, इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर। व्हाट डज इट मीन कि आपने लेटर को या सिंबल को बोल्ड करके लिख देना है। बोल्ड का मतलब है कि डार्क करके लिखना है। फॉर एग्जांपल ये ए देखें, ए को मैंने डार्क लिखा हुआ है, एफ जो है इसको भी डार्क लिखा है, और ये पॉसिबल है बुक्स में। आपने ऐसा नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पेपर में लिखते हुए जब भी लिखते हैं मार्कर के साथ वेक्टर्स को लिख देते हैं, बाकी सारा जो है वो पेन से लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। दिस इज अलाउ फॉर ओनली बुक राइटिंग। बुक राइटिंग में ऐसा किया जाता है, अदरवाइज आपने ऐसा नहीं करना। आपने कैसा करना है, अ वेक्टर मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो अबव और बिलो द लेटर। आपकी बुक में एक ही मेथड यूज किया गया है जिसमें हम जो है वो लेटर के ऊपर जो है वो एरो लगा देते हैं। अब कोई भी सिंबल है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए, तो मैंने जब उसको कॉपी में लिखना है या व्हाइट बोर्ड पे जैसे जैसे लेक्चर चलते जाएंगे हम वेक्टर लिखेंगे तो मैं ऊपर एरो इस्तेमाल करूंगा।
तो ए और एफ जो है इनके ऊपर हमने एरो लगाया। अब इसी तरह वेक्टर की मैग्नीट्यूड को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लाइट फेस लेटर होता है और एक होता है बोल्ड फेस लेटर। लाइट फेस लेटर बेटा होता है जो सिंपल लिखा जाए, देखें मैंने इसको डार्क करके नहीं लिखा। लाइट फेस लेटर फॉर एग्जांपल ए और एफ, ये ए और एफ जो हैं ये दोनों सिंपल लिखे हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप इनके ऊपर एरो लगाएं तो आप इनके साथ ये मोड का साइन यूज करेंगे। व्हाई वी यूज दिस साइन, इसकी इंपॉर्टेंस है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं सेकंड मेथड की तरफ, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफिकल मेथड में आपने वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करना है और ऑफ डेफिनेट लेंथ, तो उसकी एक खास लेंथ होगी कि मतलब आप उसको जो है वो सिंपली जो है एक डेफिनेट स्केल के साथ जो है वो करेंगे। इसके आगे मैंने एग्जांपल लिखी है, उससे मैं आपको बताऊंगा। विद एन एरो हेड, कि बेटा इसके आगे देखें यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इसके आगे जो है वो एक एरो हेड लगाऊंगा। दिस इज ग्राफिकल मेथड आल्सो कॉल्ड वेक्टर डायग्राम। अब बेटा इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए या आपने किस तरह ड्रा करनी है वो हमने सीखना है एग्जाम्पल में। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन, इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल। अब देखें मेरे पास एक वेक्टर है जो है 30 न्यूटन, 30 डिग्री अलोंग नॉर्थ एंड ईस्ट उसकी डायरेक्शन है। ये 30 डिग्री जो है ये बेटा आपके पास मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड, एंड 30 डिग्री एंड नॉर्थ ईस्ट दिस इज डायरेक्शन। अब आपने इस वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हमने यहाँ पे कहा कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू चोजन स्केल। अब अपने जब भी वेक्टर को ड्रा करना है तो लाइन लगाने के लिए हमारे पास स्केल होना चाहिए, तो स्केल जो है वो तो सेंटीमीटर में होता है या इंचेस में होता है। तो उसको चूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने किया कि आपने अज्यूम कर लिया कि 10 न्यूटन is 1 सेंटीमीटर एंड 20 न्यूटन is 2 सेंटीमीटर, 30 न्यूटन is 3 सेंटीमीटर। तो अब देखें यहाँ पर एग्जांपल थी 30 न्यूटन की, 30 न्यूटन जो है उसको 3 सेंटीमीटर कहा, तो अब मेरे पास स्केल होगा, स्केल के अंदर मैं क्या करूंगा 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा जो रिप्रेजेंट करेगी 30 न्यूटन को, और मेरे पास डी होती है जो एंगल बताती है, इस तरह से करके डी जो है इसके ऊपर एंगल बने होते हैं। तो इसकी मदद से मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। इसके अंदर ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ में, नॉर्थ और ईस्ट के अंदर ये स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। इस लाइन की जो लेंथ है वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताएगी और एरो हेड जो है वो आपको डायरेक्शन बताएगा। दिस इज ऑल ओवर अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर। इसके आगे बेटा आपने पढ़ना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास जो है वो किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, दो तरह से हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले बेटा हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, such system a set of 2 or 3 perpendicular lines are called coordinate एक्सिस। बेटा ये एक्सिस के दो तरह के स्पेल होते हैं। अब देखें अगर लिखा हो AXIS, दिस इज यूज फॉर सिंगुलर, और AXES लिखा हो, दिस इज यूज फॉर प्लूरल।
ये हमारे पास फिजिक्स में ज्यादातर जो लैंग्वेज यूज होती हैं वो लैटिन वर्ड होते हैं और ग्रीक होते हैं। तो ग्रीक की सिंगुलर और प्लूरल जो हैं वो इंग्लिश के सिंगुलर और प्लूरल से डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है अ सेट ऑफ टू और थ्री परपेंडिकुलर या फिर इसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं। नॉर्मल का मतलब भी परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट। आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, उन लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। एंड इंटरसेक्शन मीन जहां पर ये कट करेंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज लाइंस इज कॉल्ड ओरिजिन। जी बेटा ये आप जो है वो स्टडी करके आए होंगे। इसकी मैं एग्जांपल ड्रा करता हूं। ये वर्टिकल लाइंस हैं और इन लाइंस को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये y होता है, ये y डैश, इसको x और x डैश कहते हैं। ये डैश एक्चुअली नेगेटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें देखें, इसको हम कहेंगे दिस इज वर्टिकल एक्सिस और y एक्सिस होता है, और x को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब इसके अंदर मैंने दो लाइनें ड्रा की हैं, तो इट मींस ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है टू लाइंस का। जो टू लाइंस का रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है बेटा उसका नाम होता है प्लेन। प्लेन इज आल्सो कॉल्ड टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको 2D कहेंगे। इसी तरह हमारे पास थ्री लाइंस का सिस्टम भी होता है जिसको हम स्पेस कहते हैं। स्पेस मीन 3D, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर आप देखें तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो हिस्से बन गए। एक को हम कहते हैं प्लेन जो दो एक्सिस पर मुश्तमिल होता है, और जो स्पेस उसके अंदर तीन एक्सिस होते हैं x, y और z। अगर मैं इस मार्कर्स को प्लेन की रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो प्लेन की रिप्रेजेंटेशन दिस इज, अगर आप इस रेड को कहते हैं y एक्सिस और इस ब्लैक को कहते हैं x एक्सिस है, तो आपके पास दिस इज प्लेन। अगर आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, इस व्हाइट बोर्ड का दिस इज वर्टिकल एक्सिस और दिस इज हॉरिजॉन्टल। जो कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये हमारा इस प्लेन में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक तीसरा एक्सिस बना लूं, तीसरा एक्सिस यहां से मैं ड्रा करूं बाहर की तरफ, तो वो मैं अब जो है इस x, y और z प्लेन के स्पेस में खड़ा हूं। इसका मतलब ये है स्पेस में बेटा आपके पास तीन एक्सिस होते हैं। इन तीन एक्सिस को इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इस ब्लैक को कहते हैं x एक्सिस, दिस इज ब्लू इज y एक्सिस एंड रेड इज z एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पर कोई चीज रखूंगा, दिस इज द स्पेस ऑफ दीज एक्सिस। तो स्पेस जो है उसको हम कहते हैं 3D, जिसके अंदर तीन एक्सिस होते हैं और प्लेन में दो एक्सिस होते हैं। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो इसमें हमने सीखना है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो हिस्से थे, प्लेन एंड स्पेस। प्लेन में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और स्पेस में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको काफी हद तक समझ आई होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।